नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को प्रयागराज के 1100 महिला स्वयं सहायता समूह को 1,65,00,000 रुपए की राशि आवंटित करेंगे। सभी महिला समूह को 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह महिला समूह को दिया जाने वाला रिवॉल्विंग फंड होगा, जिसे ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग से महिलाएं अग्रिम के रूप में लेन देन की प्रक्रिया को बढ़ाएंगी और एक समय बाद इसे वापस करेंगी। इस दौरान सीएम कुछ जिलों में महिलाओं से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में पूरे दिन अफसरों की बैठक और तैयारियां चलती रही। जिले में 16,632 समूहों में ऐसे समूहों को शॉर्टलिस्ट किया गया जिनके काम बेहतर हो और उन्हें सहायता राशि आवंटित की जाए। इसके साथ ही ऐसी महिलाओं की तलाश भी की गई जिनसे सीएम की बात कराई जा सके। ऐसी महिलाओं के पास जिला मिशन प्रबंधकों को भेजा भी गया। उनका काम विवरण लेकर इसे शॉर्ट लिस्ट कराया जा रहा है। डीसी NRLM अजीत सिंह का कहना है कि कार्यक्रम का लिंक गुरुवार को मिलेगा। गुरुवार को ही तय हो जाएगा कितनी और किस महिला से सीएम की बात हो सकेगी। 3 महिलाओं को प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसमें चाका की बीवी फातिमा बरहैया के समूह की संतरा देवी और गुलशन बानो है। बताया जा रहा है कि सीएम 3 में से एक महिला से बात करेंगे। उनसे स्कूल ड्रेस आदि को तैयार कराने की काम पर बात की जाएगी। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे बसने वाला शहर का सेक्टर 164 लॉजिस्टिक हब होगा। इसकी प्लानिंग नोएडा अथॉरिटी ने शुरू कर दी है। इस सेक्टर में सिर्फ लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग के लिए प्लॉट होंगे। यह स्कीम बड़ी मल्टीनेशनल और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए विकल्प लाएगी। अभी तक वेयर हाउसेज और लॉजिस्टिक के लिए गुड़गांव और दूसरे शहरों का ही रुख करना पड़ रहा था। नोएडा अथॉरिटी 161 और 166 तक नए सेक्टर एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित कर रही है। अभी तक सेक्टर 162, 163 व 164 में अथॉरिटी ने अपना लैंड बैंक बनाया हुआ है। सेक्टर 162 और 163 में अथॉरिटी ने इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल लैंड यूज का प्लॉट निकाल लिए हैं। इनके लेआउट प्लानिंग की अधिकारी मंजूरी भी हो गई है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने उच्चतम न्यायालय से पेगासस जासूसी मामले का स्वतः संज्ञान लेकर अपनी निगरानी में इनकी जांच कराने का अनुरोध किया है। मायावती ने गुरुवार को ट्वीट किया कि संसद में पेगासस मामले को लेकर गतिरोध उत्पन्न होने के बावजूद केंद्र सरकार इस प्रकरण की जांच कराने को तैयार नहीं है। ऐसे में उच्चतम न्यायालय इसका स्वतः संज्ञान लेते अपनी निगरानी में इसकी जांच कराए। उन्होंने ट्वीट किया कि संसद का चालू मानसून सत्र देश जनहित एवं किसानों के लिए अति जरूरी मुद्दों पर सरकार एवं विपक्ष के बीच अविश्वास एवं भारी टकराव के कारण ठीक से चल नहीं पा रहा। पेगासस जासूसी कांड भी काफी गर्मा रहा है। इसके बावजूद केंद्र इस मुद्दे की जांच कराने को तैयार नहीं है। इससे देश चिंतित है। मायावती ने एक अन्य ट्वीट किया कि ऐसे में बसपा उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करती है कि वह देश में इस बहुचर्चित पेगासस जासूसी मामले को खुद संज्ञान लेकर इसकी जांच अपनी निगरानी में कराए, ताकि इस संबंधी सच्चाई जनता के सामने आ सके। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड संचालक के पुत्र की आत्महत्या के मामले में एक पुलिस निरीक्षक समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए। जिला पुलिस प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि राछर गांव में RSS के खंड संचालक श्रीनिवास के पुत्र अक्षय की आत्महत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बुधवार रात बिनौली थाने के निरीक्षक चंद्रकांत पांडे, वरिष्ठ उप निरीक्षक उधम सिंह तालान, हेड कांस्टेबल सलीम, कांस्टेबल अश्वनी और मुरली को निलंबित कर दिया है। इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बागपत दौरे से इन पहले हुई थी। परिवहन विभाग के बाराबंकी ARTO राहुल श्रीवास्तव ने बाराबंकी बस हादसे में NHAI के खिलाफ FIR दर्ज कराया है।
तहरीर में आरोप लगाया है कि लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बस खराब होने के बाद करीब 4 घंटे तक कल्याणी नदी के पुल पर ही खड़ी रही। NHAI के टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने ना तो पेट्रोलिंग की, ना ही कोई मदद पहुंचाई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मंगलवार आधी रात हुए हादसे के मामले में ARTO ने हादसे को लेकर NHAI के अधिकारियों के खिलाफ तहरीर देकर FIR दर्ज करवाई है। ARTO ने राम सनेही घाट थाना क्षेत्र में स्थित कल्याणी नदी के पुल पर हुए भीषण हादसे के लिए NHAI के अधिकारियों को जिम्मेदार बताया है। ARTO का आरोप है कि खराब होने के बाद बस हाईवे पर घंटों खड़ी रही, जबकि उसे वहां से हटाने जिम्मेदारी NHAI की थी। बता दें कि इस बस हादसे में 18 यात्रियों की मौत और 16 गंभीर रूप से घायल हुए थे। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के 152 रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन बना रही है। इसके लिए रेलवे मंत्रालय चिन्हित स्टेशन को विकसित करने का काम शुरू कर चुके हैं और ज्यादातर स्टेशन तैयार हो चुके हैं। बचे हुए रेलवे स्टेशन पर काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा। आदर्श बनाए जा रहे स्टेशनों में मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। इनके विकसित होने के बाद पैसेंजरों को काफी सुविधा होगी। लोकसभा में बुधवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उत्तर प्रदेश के स्टेशनों को विकसित करने को लेकर सवाल पूछा। जवाब में रेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आदर्श स्टेशन बनाए जा रहे हैं। 152 में से 131 पर काम पूरा हो चुका है और बचे हुए 21 स्टेशन पर काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा, यानी 2022 तक उत्तर प्रदेश के 152 स्टेशन मॉडर्न हो जाएंगे। बड़े स्टेशनों जैसी सुविधाएं इन स्टेशनों पर भी उपलब्ध होगी। अमेठी के जिला मुख्यालय गौरीगंज स्थित मैदान मवई गांव में 11 बिस्वा जमीन पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का अपना भव्य और आलीशान मकान बनने जा रहा है। आज गुरुवार दोपहर 12 बजे स्मृति ईरानी के बेटे जौहर ईरानी भूमि पूजन कर मकान निर्माण की शुरुआत करेंगे। बता दें कि इसी साल बीते 22 फरवरी को अमेठी सांसद ने 12,11,000 रुपए का गौरीगंज उप निबंधन कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। चुनाव जीतने के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता से वादा किया था कि वो अमेठी की सांसद बनेंगी तो अमेठी वासियों को सांसद से मिलने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा और उसी वादे को आज पूरा कर रही हैं। मंत्री स्मृति ईरानी के आवास के भूमि पूजन की तैयारी पूरी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी के द्वारा खरीदी गई जमीन पर आवास के बनाने के लिए हिंदू रीति रिवाज के साथ गुरुवार को भूमि पूजन उनके पुत्र जौहर ईरानी द्वारा किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। अमेठी से सांसद बनने के बाद स्मृति ने अमेठी के तिलोई विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने अमेठी में अपने लिए आवास बनाने का वादा किया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के लखनऊ बॉर्डर की घेराबंदी के ऐलान के बाद एक कार्टून जमकर सोशल मीडिया में शेयर हो रहा। इस कार्टून को यूपी बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया गया है। साथ ही कैप्शन दिया गया है, ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। दरअसल राकेश टिकैत द्वारा 15 अगस्त को लखनऊ घेरने के ऐलान के बाद से ही सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स शेयर हो रहे हैं। जिस कार्टून को बीजेपी ने पोस्ट किया है उसमें यूपी के बाहुबली नेता राकेश टिकैत को चिताते नजर आ रहे हैं। इसमें यह दर्शाया गया है कि अगर लखनऊ जा रहे हो तो संभल कर जाना, क्योंकि वहां योगी बैठे हुए हैं। वे बक्कल तार देते हुए और पोस्टर भी लगवा देते हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का बीजेपी को ट्वीट पर कहा कि बीजेपी बेशर्मी पर उतर आई है। यह लोग किसानों के गन्ना बकाया के भुगतान की बात नहीं करते। 14,000 करोड़ किसानों का बकाया है। या कभी किसानों को खालिस्तान कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, तो कभी अफगानिस्तानी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले गांव में जाओगे तो पता चलेगा कि बक्कल किसका उतरेगा। उधर सपा एमएलसी व प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से यह फोटो ट्वीट की है जिसमें इसमें बीजेपी अपनी मानसिकता दर्शा रही है।
बीजेपी वाले कभी किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, कभी मवाली कहते हैं। किसान देश के अन्नदाता है। 2022 में किसान अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से राजनीतिक दल रणनीतियां बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन के सहारे माहौल अपने पक्ष में बनाने का दावा किया है। सपा के राष्ट्रपति अध्यक्ष अखिलेश यादव भी योगी आदित्यनाथ सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। हालांकि इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा अगले 25 सालों तक राज करेगी। सीएम योगी ने मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने कहा कि पहले विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ते थे, आज भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे। बता दें कि यूपी में फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा सरकार पिछले काफी महीनों से मंथन कर रही। यही नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेता लगातार यूपी के दौरे कर रहे, तो पीएम मोदी के दौरे की रफ्तार भी बढ़ रही। इसके अलावा जेपी नड्डा ने 2 दिन पहले की यूपी के सभी भाजपा सांसदों को दिल्ली बुलाकर बैठक ली, जिसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। यही नहीं, पार्टी विधायकों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार करवा रही है। जो लोग उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनको गुजरात फॉर्मूले के तहत टिकट काटकर युवा और नए चेहरों पर दांव खेला जाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक खालिद आजिम उर्फ अशरफ के खिलाफ 2 मामलों में आरोप तय कर दिए। पूर्व विधायक अशरफ पर शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज 2 अलग अलग मामलों में आरोप तय किए गए। हालांकि अशरफ ने इन आरोपों से इनकार करते हुए मामलों का परीक्षण कराए जाने की अदालत से मांग की है। अदालत ने अशरफ की मांग पर अभियोजना को गवाहों को पेश करने का आदेश दिया है। अशरफ पर यह आरोप है कि स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट आलोक कुमार श्रीवास्तव ने एडीजी क्रिमिनल राजेश कुमार गुप्ता और अशरफ के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद वह मौजूदा साक्ष्यों को देखने में बाद दिया था। पहले मामले में कोर्ट ने अशरफ की गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से बरामद पिस्टल के मामले में आरोप तय किया है। 3 जुलाई 2020 को सुबह 5:30 बजे बमरौली क्षेत्र के शिवाला मार्केट पर सीओ सेकंड ब्रिज नारायण सिंह ने एसटीएफ टीम और पुलिस फोर्स के साथ अशरफ को गिरफ्तार किया था। इस दौरान अशरफ के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई थी। यह पिस्टल शस्त्र अधिनियम की धारा 3 व 5 के तहत दंडनीय अपराध है। वहीं दूसरे मामले में अदालत ने अशरफ पर आरोप तय किया कि अशरफ ने प्रशासन द्वारा शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए जाने के बाद भी उसे जमा नहीं किया था। अशरफ के नाम जारी पिस्टल का लाइसेंस तत्कालीन डीएम प्रशांत शर्मा ने निलंबित कर दिया था, इसके बावजूद उसे जमा नहीं कराया गया था। गौरतलब है कि 3 साल की फरारी के बाद 1 लाख के इनामी पूर्व विधायक अशरफ को 3 जुलाई 2020 को पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, जिसे नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया था। बाद में उसे सुरक्षा व अन्य कारणों से नैनी जेल से बरेली जेल शिफ्ट कर दिया गया था। फिलहाल अशरफ इन दोनों बरेली जेल में बंद है। वहीं दूसरे मामले में अदालत ने अशरफ पर आरोप तय किया कि अशरफ ने प्रशासन द्वारा शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए जाने के बाद भी उसे जमा नहीं किया था। अशरफ के नाम जारी पिस्टल का लाइसेंस तत्कालीन डीएम प्रशांत शर्मा ने निलंबित कर दिया था, इसके बावजूद उसे जमा नहीं कराया गया था। गौरतलब है कि 3 साल की फरारी के बाद 1 लाख के इनामी पूर्व विधायक अशरफ को 3 जुलाई 2020 को पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, जिसे नैनी से सेंट्रल जेल भेजा गया था। बाद में उसे सुरक्षा व अन्य कारणों से नैनी जेल से बरेली जेल शिफ्ट कर दिया गया था। फिलहाल अशरफ इन दिनों बरेली जेल में बंद है।